नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें मध्य प्रदेश की। आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए शुरुआत करते हैं और बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात डोनेशन की। राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए चंदा लेने का बड़ा आरोप लगा है। बीजेपी ने इसके दस्तावेज जारी किए हैं और अब सवाल भी दागे हैं। उधर बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 12 से ज्यादा जिलों में 53 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा परीक्षा पर भी अब कोरोना का इफेक्ट नजर आया। आईसीएसई बोर्ड ने परीक्षाएं रद्द कर दी, जबकि सीबीएसई ने अभी विकल्प रखे हैं 12वीं के लिए। सियासत की अगर बात कर ली जाए तो आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की वर्चुअल रैली थी और इसमें जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं प्रदेश में कांग्रेस ने थाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इसके अलावा प्रदेश में वचन पत्र पर सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। तो ये 6 खबरें, महत्वपूर्ण खबरें आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। तो एक तरफ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो सियासत चरम पर है और मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। आज बीजेपी की वर्चुअल रैली थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उसे संबोधित किया। और दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो सियासत की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है वो अपनी चाल चल रही है, कांग्रेस भी अपनी चाल चल रही है। कांग्रेस ने थाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की बात कर लेते हैं, जिनकी सेहत को लेकर थोड़ी चिंता थी, लेकिन राज्यपाल लालजी टंडन के स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है। सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी वो भी दूर हो गई है। वेंटिलेटर सपोर्ट को हटाना भी शुरू कर दिया गया है। राज्यपाल का हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया गया उसमें ये जानकारी सामने आई। तो अब वो धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। जो पहले उन्हें परेशानियां आ रही थी अब वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। सांस लेने में जो दिक्कत थी वो भी खत्म हो गई। तो एक अच्छी खबर, वेंटिलेटर को भी, वेंटिलेटर सपोर्ट जो है उसे भी धीरे धीरे से हटाने की शुरुआत हो चुकी है। आज जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया इसमें ये सारी जानकारियां दी गई हैं कि सांस लेने में जो तकलीफ जो हो रही थी वो भी दूर हो गई और वेंटिलेटर सपोर्ट को हटाना शुरू कर दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की वर्चुअल रैली आज थी और इस मौके पर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता भोपाल में मौजूद थे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया और भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी ने देश में लगे आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाया। मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। राजनीति में बोल्ड फैसला लेना और सही फैसले के साथ खड़ा होना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है और वो जिगरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिखाया है, उसको बधाई देना चाहता हूं। विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको पार्टी के अंदर यह हमेशा महसूस होगा कि आप सही जगह पर आए हैं और जो इन बातों को लेकर आप आए हैं उसको अक्षरशः हम पूरा करेंगे। इस बात का भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश पर रहा है, रहेगा और शिवराज सिंह पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की दिन रात सेवा करेंगे, यह पूरा मुझे विश्वास है। मध्य प्रदेश का विकास तुमने ठप कर दिया, योजनाएं बंद कर दी, बेटियों के कन्यादान तक के पैसे खा गए, गरीबों के कफन के 5,000 तुम खा गए। ज्योतिरादित्य जी का मैं अभिनंदन करता हूं। सही समय पर सही कदम उठा के मध्य प्रदेश को तबाही और बर्बादी से बचा लिया। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए गए। एक मुख्यमंत्री सामने दिखता था मुखौटा, दूसरा पीछे था। बेटियों के कन्यादान तक के पैसे खा गए, गरीबों के कफन के 5,000 तुम खा गए। आज बात करते हैं कांग्रेस के लोग,
कोरोना को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है मध्य प्रदेश ने, पूरी तरह से कंट्रोल। 2300-2400 से ज्यादा एक्टिव केस नहीं है। मनरेगा में आश्चर्यजनक रूप से 26 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला और अब तक अलग अलग योजनाओं में 50 लाख लोगों को रोजगार मध्य प्रदेश सरकार दे चुकी है। और वहीं आपातकाल और चीन के मुद्दे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। 25 जून को इस देश के अंदर वो काला दिन है, जिस काले दिन के तौर पर देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके देश के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया गया था। चीन के अंदर आपने देखा कि चीन के अंदर हमारे सैनिकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब हमारे सैनिक जाकर के सीमा पर लड़ते हैं और चीन को जवाब देने का काम करते हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व को पेट में दर्द होता है। और इतिहास में तो झांक के देखो राहुल गांधी, अगर हिंदुस्तान के विभाजन की गुनहगार कोई है तो वो गुनहगार कांग्रेस पार्टी है। अगर हमारे भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया है तो राहुल बाबा उसके गुनहगार भी तुम्हारी कांग्रेस पार्टी है, तुम्हारे नेता है। सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, लोकतंत्र का गला घोटा गया। इसके अलावा प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस ने थाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। बीजेपी संगठन मंत्री और पूर्व मंत्री की खाने की फोटो इन दिनों खूब वायरल हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी नेता प्रभुराम चौधरी के खाने की थाली को लेकर तंज कसा। विपक्ष ने इसे दलितों का अपमान बताया। कांग्रेस ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें प्रभुराम चौधरी की थाली प्लास्टिक की है और जबकि उनके सामने बैठे संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी स्टील की थाली में भोजन कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि तस्वीर शर्मसार करती है। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी को बीजेपी के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी के साथ जब खाना परोसा गया तो प्रभुराम चौधरी के लिए डिस्पोजल का इस्तेमाल किया गया और अपमानित उन्हें किया गया। इसके माध्यम से इसी सम्मान की भूख में जनता को धोखा दिया, यह कांग्रेस ने पूछा। प्रभुराम चौधरी जी तो पूर्व मंत्री हैं शिक्षा के और एक नेता है दूसरे सवर्ण समाज के, वो एक जगह खाना खा रहे थे तो जो थाली परोसी गई, जो सवर्ण समाज के साथी थे बीजेपी के बड़े नेता, उन्हें बिल्कुल सम्मान के साथ बड़ी अच्छी थाली में भोजन परोसा गया और प्रभुराम जी को अलग सी वो चित्र में थाली दिख रही है कि किस तरह की थाली में उन्हें भोजन दिया है। दलित होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार करे। जिस प्लेट में मैं खाना खा रहा हूँ उसी जैसी प्लेटों में सबने खाना खाया है। चूंकि मुझे जल्दी जाना था, सब लोग खड़े खड़े खा रहे थे, मैं वहाँ हमारे सम्मानीय जिले के माननीय रामपाल सिंह जी और माननीय पटवाई जी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैं अपनी प्लेट लेकर वहाँ पर जाकर उनसे बात भी करता रहा, भोजन भी करता रहा। रही बात आशुतोष जी की, तो आशुतोष जी का अपना अलग किसी रामपाल सिंह जी के कर्मचारी के यहाँ से थाली में भोजन आया था। उनका व्रत था या उनका परहेज था, वो अलग था। बाकी सम्मानी सभी विधायकों ने जैसा मैंने खाया उसी तरीके से खाया है और सबने खड़े होकर खाया है। मैंने चूंकि बात करना थी इसलिए वहाँ बैठ गया था। कांग्रेस को बकवास करने के बजाय दूसरे कोई बात नहीं आती। प्रभुराम चौधरी जी हों, तुलसी सिलावट भी हों, रणजीत जाटव हो, एक नहीं चाहे इमरती देवी हो, 5-5, 7-7 निर्वाचित कांग्रेस में अनुसूचित जाति के जनजाति के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने इनको अपमानित किया, इमरती देवी को कांग्रेस ने अपमानित किया, तुलसीराम सिलावट को कांग्रेस ने अपमानित किया, प्रभुराम चौधरी को कांग्रेस ने अपमानित किया, रणवीर जाटव को, और कांग्रेस के अनेक अनुसूचित जाति से जो निर्वाचित थे उनने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी में जातिगत कोई भेद नहीं है। अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, हिंदू हम सब एक। हम हिंदू हैं, हम सब एक हैं। हम एक दूसरे के साथ भोजन करते हैं, एक दूसरे के साथ मंदिर जाते हैं, एक दूसरे के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हैं और एक दूसरे की थाली में भोजन भी करते हैं।
उपचुनाव से पहले भागम भाग का दौर भी जारी है। पांडुरना नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल बीजेपी में शामिल हो गए। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रवीण पालीवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके पहले वो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि निर्दलीय के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष वे चुने गए थे। इधर ग्वालियर में बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष समेत 250 कार्यकर्ता कांग्रेस में आ गए। ये सभी कार्यकर्ता ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के हैं। चलो मेन मुद्दे मेरे यही है, पांडुरना को जिला बनाने का है और वहाँ पे कामठी जलाशय है जिसको जानबूझकर निरस्त कर दिया कमलनाथ जी ने, जबकि वो पूरी तरह से उसका पूरा हो चुका था, पूरा कार्य पूरा हो चुका था, पर उन्होंने निरस्त कर दिया। मैंने निवेदन किया है पालीवाल जी पांडुरना जिला होगा, ये भी मेरे वैसे घोषणा हमारे शिवराज जी की है और उनसे फिर से निवेदन में कर रहा हूँ कि संभाग बने छिंदवाड़ा और पांडुरना बने हमारा जिला। तो ये तो मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, अपने क्षेत्र में विकास मॉडल बताते हैं, तो आप कैसे फिर छोड़ के आ गए? नहीं, कोई ऐसा विकास अपने को ऐसा लगता है, आप वहाँ पे आए और हम लोगों की सबकी व्यथा आप लोग जमीन पर आकर वहाँ पे देखें तो आप लोगों को महसूस होगा कि कैसी स्थिति में है हम लोग। क्या मॉडल विकास मॉडल नहीं वहाँ पर? नहीं भाई, हम लोग तो दुखी हैं। हमने बहुत प्रार्थना की उनसे, क्योंकि मैं तो स्वतंत्र जीता हूँ, मैं वहाँ पे जीता हूँ स्वतंत्र। ना ही मैं अभी कांग्रेस में पहले तो बहुत रहा, मैं लगातार कांग्रेस में कई पदों पर रखा है, कमलनाथ जी ने मुझे रखा कई पदों पर अभी उपेक्षा मुझे ऐसी मिली कि मैं निर्दलीय होकर मैं जीता वहाँ पे। और जीतने के बाद में मैंने अपने आप में ये महसूस किया कि मैं निर्दलीय जीता, इसीलिए उन्होंने मुझसे बदले निकालने की भावना से। महत्वपूर्ण विषय हमारे आप सब लोगों के लिए है कि पांडुरना नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष छिंदवाड़ा जिले के आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। पालीवाल जी हमारे बीच में हैं। हमने उसका भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करा के उनका बहुत बहुत स्वागत किया है और हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। तो प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है। तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन ट्विटर पर वॉर और कैंपेन दोनों एक साथ चल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस सियासी दांव पेच से एक दूसरे को मात देने की कोशिश में है और पूरी तरीके से जुटे। बीजेपी ने कांग्रेस के एक वायरल वीडियो को अब चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कमलनाथ के फोटो के साथ यह बताया जा रहा है कि मैं कमलनाथ, मेरा वचन ही मेरा संकल्प है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि उपचुनाव में पार्टी 2018 के चुनाव में जारी वचन पत्र के सहारे ही उतरे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी 1.5 साल के कार्यकाल को भुनाने की तैयारी में है। कांग्रेस का दावा है कि 1.5 साल में कांग्रेस सरकार ने 100 से ज्यादा वचनों को पूरा किया था, लेकिन वचन पत्र पर पूरी तरह अमल हो पाता उससे पहले ही सत्ता चली गई। अब वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर यह बताने की कोशिश में है कि दोबारा सत्ता में आने पर कांग्रेस अपने वचनों को पूरा करेगी। देखिए, कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता के साथ में जो वचन पत्र लेकर आए थे, वचन किए थे, वो वचन उन्होंने सरकार में आने के बाद में नहीं निभाए। धोखा दिया, कपट किया, छल किया और छल और कपट कभी जनता भूलती नहीं है। कपट जो जनता के साथ में किया है, इस कपट का करारा जवाब जनता देगी। लोकसभा चुनाव में दिया, आने वाले 24 विधानसभा उपचुनाव में देगी। जब जब समय आएगा तब तब कपट का जवाब सीधे तौर पर अपने मतदान के द्वारा जनता देने वाली है। निश्चित तौर पे सही है कि 15 महीने में हमने 100 से अधिक वचनों को हमारे पूरा किया है और लगातार चाहे बात करें पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात करें, किसानों की कर्ज माफी की बात करें और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ाने की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें या कन्या विवाह की राशि बढ़ाने की बात करें, हमारे कई महत्वपूर्ण वचनों को हमने पूरा किया है। इन 15 माह में मिलावट और के विरुद्ध और माफियाओं के विरुद्ध हमने कार्रवाई करी। निश्चित तौर पर प्रदेश की दशा दिशा बदलने का हमने काम किया है, प्रदेश में निवेश लाने का काम किया है। तो हमारी जो 15 महीने की उपलब्धि है हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं कि 15 साल की इनकी सरकार और 15 माह की हमारी सरकार, दोनों का कार्यकाल देखिए, दोनों की उपलब्धि देखिए, किस प्रकार से हमने लगातार जनहितैषी काम करें, ये हम जनता के बीच में आगे आने वाले उपचुनाव में भी लेके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर में थे। यहां पर उन्होंने पीपीई किट पहनकर शहर के कोविड सेंटर और अरविंदो अस्पताल का जायजा लिया और कोरोना के मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी उनके साथ मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना महामारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। मंत्री का कहना है कि प्रदेश में कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि हमारे यहां रिकवरी रेट 78% है और इसीलिए डरने की नहीं, सावधानी रखने की दरकार है। आज आप देखेंगे कि इंदौर की रिकवरी रेट 74% हो गई। मैं वो जो बुहान कह रहे थे उनको संदेश देना चाह रहा हूं, 74% हो गई। डबलिंग भी हमारी 80 के ऊपर निकल गई। आज मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी जांच रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जानी चाहिए और पेशेंट का इलाज तत्काल शुरू हो जाना चाहिए, जिससे कि और हम तेजी से नियंत्रित कर सकें। और इधर पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने सीएम शिवराज को इमरजेंसी को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि उन्हें यह समझ में नहीं आता कि सीएम के बयान पर जनता विश्वास करेगी। आपको बताएं कि इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने पर भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें सीएम ने कांग्रेस पर सत्ता के लालच में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगाए थे। सिंह जी का कौन सा कथन सत्य माने? अभी कुछ दिन पहले उनने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा था कि हमको अपने नेता की छवि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जैसी बनाना है। इंदिरा गांधी के कामों से प्रभावित होके उनने अपने कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी थी। इस बात को भी शिवराज सिंह जी को समझना चाहिए। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बड़ा आरोप लगा है। चीनी दूतावास से चंदा लेने का आरोप लगा है और इसके बाकायदा बीजेपी ने दस्तावेज भी जारी किए हैं और यह आरोप लगाया है और सवाल भी पूछा है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने इसको लेकर ट्वीट किया और बताया कि चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए डोनेशन के रूप में लिए गए थे। पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स ईयर 2005-6 और यहां पर एम्बेसी ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना among the donors list of Rajiv Gandhi Foundation. It is their own document which clearly shows that among the list of donors, the embassy of the People's Republic of China is mentioned. Why? क्या जरूरत पड़ी थी? राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने 3,100 US डॉलर्स कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। इन लोगों ने, यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत सी स्टडीज कराई। उस स्टडीज के माध्यम से फ्री ट्रेड के वकालत की, फ्री ट्रेड को वकालत के नाम से आगे बढ़ाया। वो इस बात का जवाब दें कि जब चीन के साथ वहां के उनके कांग्रेस के नेतृत्व ने उनके राजीव गांधी फाउंडेशन पर, जो माननीय नड्डा जी ने कहा है कि इतना पैसा आपके फाउंडेशन को चाइना ने दिया, तो उसका खुलासा आप देश की जनता के सामने करें। देश इस बात को जानना चाहता है। पूरा देश मिलकर हमारी सेना की दृढ़ता और संकल्प उसको मजबूत करना चाहता है, समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता के। पर दुर्भाग्य से चीन से लड़ने की बजाय मोदी जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लड़ी। जिन लोगों ने यूनियन कार्बाइड से चंदा लिया, जिन लोगों ने जो है गाय काटने वाले बीफ मैन्युफैक्चरर से जिस पार्टी ने चंदा खाया, वो किससे मुंह से इस तरह की बातें कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये इस तरह के झूठे तथ्य सामने लेकर आते हैं। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह जानकारी दी। ये परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होनी थी। 10वीं की परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं जब हालात सामान्य होंगे तब आयोजित कराई जाएंगी। हालांकि 12वीं के छात्रों को इसमें विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अंक लेने के लिए राजी हों या फिर माहौल उपयुक्त होने पर होने वाली परीक्षा में शामिल हों।
और वहीं आईसीएसई बोर्ड ने भी अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ने सीबीएसई की तरह परीक्षा देने का विकल्प नहीं रखा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।